दोस्तों, आपने एक पैटर्न नोटिस किया? पिछले कई दशकों से यूएस में इजराइल का समर्थन एक पवित्र और अनक्वेश्चनेबल चीज रहा। लेकिन फिलहाल के ईरान इजराइल वॉर में हमें कुछ उल्टा देखने को मिला। पहले ट्रंप ने बोला कि ईरान पे कोई अटैक नहीं करेगा, हम उनके साथ न्यूक्लियर डील साइन करेंगे। जिसके बाद इसके जवाब में नेतन्याहू ने भी 20 जून 2025 को एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ट्रंप हमारे साथ होना हो, हम ईरान को अटैक करेंगे। जिसके बाद यूएस अपने स्टैंड से पलटता है। When I'm back in the Oval Office, I will support Israel's right to win its war on terror. They have to have a right to win it. और हमें 22 जून 2025 की रात को B-2 बॉम्बर्स का अटैक देखने को मिला। You're home. You did that. यानी इजराइल जो यूएस का ही पपेट माना जाता है, वो यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के अगेंस्ट डेयर करके ईरान पे अटैक करता है, जिसके बाद फिर यूएस को उसे फॉलो करते हुए उसकी सपोर्ट में आना पड़ता है। अब देखिए, ऐसे में ये सोचना बनता है कि इज ट्रंप गेटिंग इररेलेवेंट? मे बी यस, बट इज यूएस गेटिंग इररेलेवेंट? तो जवाब है अ बिग नो। अब अगर दोस्तों ऐसा है, तो आखिरकार कौन है वो डीप हिडन पावर्स जो पर्दे के पीछे से सब गेम प्ले कर रही है? अब यहां आप डीप स्टेट सोचकर वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि ये कहानी डीप स्टेट से भी डीप एक ऐसी लॉबी की है जिसे समझे बिना हम अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और उसके पॉलिटिक्स को नहीं समझते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं। देखिए, प्रेजेंटली अमेरिका में एक बड़ा डिवाइड खड़ा हो गया, और वो डिवाइड है अमेरिका फर्स्ट वर्सेस इजराइल फर्स्ट। अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये इजराइल फर्स्ट क्या है, तो ये आपको वीडियो में आगे समझ आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ट्रंप इन दोनों डिविजन्स के बीच में लटके हुए। सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए, 1940s के दौरान अमेरिका फर्स्ट एक स्लोगन के रूप में काफी पॉपुलर हुआ। ये अमेरिका फर्स्ट कमेटी का एक मेन प्रिंसिपल भी हुआ करता था। अब जो ये अमेरिका फर्स्ट कमेटी थी, एक नॉन इंटरवेंशनिस्ट ग्रुप था जो चाहता था कि अमेरिका उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 से दूर रहे। अब इस कमेटी में कई मशहूर लोग भी शामिल थे, जिसमें से आपने चार्ल्स लिंडनबर्ग का नाम सुना होगा। अब इनका मानना था कि अमेरिका को अपने इंटरेस्ट सबसे पहले रखने चाहिए और दूसरे देशों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने आगे चलकर अपनी हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं करा। नाउ कट टू 2016। 2016 में ट्रंप इस थ्योरी को दोबारा रिवाइव करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अब से सिर्फ अमेरिका फर्स्ट रहेगा। From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. और इसका मतलब था कि एंटी इमिग्रेशन, टैरिफ्स, राष्ट्रवाद और विदेशी उलझनों से ऊपर अमेरिकन इंटरेस्ट को रखा जाए। ट्रंप ने वादा किया था, और उनके अगर खुद के शब्दों में हम कहें तो उनका कहना था कि अमेरिका को बेवकूफ और अनइम्पोर्टेंट फॉरेन वॉर से दूर रखा जाएगा। और दोस्तों, यही नैरेटिव था जिसने ट्रंप को पहली बार सत्ता तक भी पहुंचाया था। अब इसके बाद दोबारा 2024 के इलेक्शन में भी ट्रंप ने ये सेम अमेरिका फर्स्ट का नैरेटिव लोगों के सामने रखा, और वापस से इसी नैरेटिव के चलते हुए वो चुनाव जीत भी गए। अब जीतकर अपने सभी प्रोमिसेस को पूरा करते हुए ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करते हुए एंटी इमिग्रेशन, मास डिपोटेशंस और टैरिफ जैसी पॉलिसीज को शुरू करके अपने हिसाब से तो अमेरिकन इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करने लगे। और डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे अमेरिका की सबसे बड़ी पॉपुलेशन यानी कंजर्वेटिव, जो ट्रंप की इस पॉलिसी के साथ खुद को जोड़कर देखते हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रंप से खुश भी थे। लेकिन फिर जब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के सबसे बड़े प्रॉमिस को पूरा करने की बात आती है, तो ट्रंप वहां पे लड़खड़ा गया, और वो प्रॉमिस था दूसरे की वॉर में खुद को इन्वॉल्व ना करने। लेकिन इजराइल ईरान वॉर में ट्रंप ने अमेरिका के इंटरेस्ट को साइड करते हुए इजराइल के हितों की रक्षा करने के लिए खुद ईरान पर हमला कर दिया, जो पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका में उनके सपोर्टर्स के लिए भी काफी शॉकिंग था। जिसे ट्रंप का विरोध भी शुरू हो गया। आपने खबरों में सुना ही होगा कि अमेरिकन लोग ईरान के अटैक के बाद सड़कों पर उतर आए हैं, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप ने अपने इतने बड़े सपोर्टर बेस के अगेंस्ट जाते हुए अमेरिका को ईरान इजराइल के झगड़े में डायरेक्टली इन्वॉल्व क्यों किया? तो दोस्तों, इसका जवाब है इजराइल फर्स्ट। अब जाहिर सी बात है कि आपके मन में आएगा कि सर, ये इजराइल फर्स्ट का नैरेटिव कैसे बना? देखिए, इसके पीछे एक शक्तिशाली लॉबी ऑपरेट करती है जिसका नाम है आईपैक।
इस लॉबी का पहला नाम जियोनिस्ट लॉबी था, लेकिन 1960s में इन लोगों ने अपने आप को अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी के रूप में रीब्रांड करा और उसके बाद ये वॉशिंगटन में एक शक्तिशाली लॉबिंग मशीन बनी। 2024 के चुनावों में इन्होंने $100 मिलियन से ज्यादा खर्च किया। अगर कोई भी पॉलिटिशियन इजराइल के खिलाफ बोलता है तो आईपैक उसका विरोध में लाखों रुपए खर्च करता है। एग्जाम्पल के लिए कांग्रेसमैन ने यह खुद एक्सेप्ट करा। उसके एक एग्जैक्ट शब्दों की बात करें, उसने कहा कि मैं शायद कांग्रेस में एकमात्र रिपब्लिकन हूं जो आईपैक के प्रभाव से नहीं चलता। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उस इजरायली लॉबी के अगेंस्ट हो। पर दोस्तों, आईपैक अकेला नहीं, क्रिश्चियन जियोनिस्ट भी इनका बहुत योगदान देते हैं। अब ये क्रिश्चियन जियोनिस्ट कौन है? तो दरअसल ये लोग इजराइल का समर्थन देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये एक बिब्लिकल प्रोफेसी का ही हिस्सा है। इनकी आइडियोलॉजी में ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक धार्मिक विचार है। तो क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल नाम की इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके 10 मिलियन से ज्यादा सदस्य हैं। और आयरनी की बात यह है कि वो 1 करोड़ लोग ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन सपोर्टर बेस में एक महत्वपूर्ण वोटिंग ब्लॉक है। अब वापस आते हैं दोस्तों करंट सिनेरियो। देखिए, तो जब इजराइल ने ईरान की प्रॉक्सीज को लगभग खत्म कर दिया था तो उसने सीधा ईरान पर नजर डाली। न्यूक्लियर बॉम्ब का खौफ फैलाया गया जिसका कोई भी सॉलिड प्रूफ आज तक मिला नहीं अभी तक भी। फिर क्या था, अमेरिका में भी बैठे इजराइल के सपोर्टर्स ने अपनी लॉबी को एक्टिवेट कर दिया और ट्रंप पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अब शुरुआत में तो ट्रंप ईरान के साथ डील करने के चक्कर में थे, मगर इजराइल को कोई भी डील नहीं चाहिए थी, बल्कि उसको अमेरिका को इस वॉर में घसीट कर ईरान के खिलाफ यूज करना था। अब फिर से सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल खुद 2 साल से वॉर करके एग्जॉस्ट हो चुका था और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाने के लिए उसको अमेरिका के ही जेट्स और अमेरिका के ही B-2 बॉम्बर्स चाहिए। तो ऐसे में आईपैक ने अपना काम शुरू कर दिया और ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट के प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाए और फाइनली उन्होंने अमेरिका फर्स्ट को भूलकर अपनी ही इंटेलिजेंस की बात इग्नोर करते हुए इजराइल के लिए ईरान पर अटैक के ऑर्डर दे दिए। हाँ, एग्जैक्टली, ट्रंप ने अपनी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के अटैक के ऊपर जो बयान आया था 2 दिन पहले उसने ये बयान दिया था। उसने ये कंफर्म किया था कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर नहीं है। The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. But still ट्रंप ने इग्नोर किया और आखिर करते भी क्या, आईपैक का भाई दबदबा ही बहुत है वहां पर। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इससे आप अभी समझ सकते हैं कि अमेरिकन पॉलिसीज भले ही अमेरिका फर्स्ट पर बेस्ड हों, लेकिन जब जरूरत इजराइल फर्स्ट की आएगी तो अमेरिका फर्स्ट साइडलाइन कर दिया जाएगा, चाहे फिर अमेरिका में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी पावर में। अब दोस्तों, इन्हीं के साथ एक दूसरी लॉबी भी है जो चाहती है कि अमेरिका खुद वॉर में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन दुनिया भर में वॉर जरूर क्रिएट करवाता रहे, जिसे अमेरिका में आर्म्स लॉबी भी कहते हैं। अब इस लॉबी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए इनकी कहानी को जानते हैं। तो दोस्तों, साल था 1945, दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 का आखिरी बॉम्ब गिरा और जापान के सरेंडर के साथ जो युद्ध था वो खत्म हो गया। अब युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन अमेरिका के पास एक नई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई और वो प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक कोलैप्स। दरअसल 1945 के बाद 50% अमेरिकन डिफेंस कंपनीज बंद हो गई थी और अमेरिका में 15% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया। तो अमेरिकन इकोनॉमी को इस कोलैप्स से बचाने के लिए एक नए मॉडल की तलाश करने लगते हैं जिससे वो हथियार बेच सके, लेकिन बेचने के लिए कस्टमर चाहिए और कोई हथियार यूं ही क्यों खरीदेगा जब तक कि उसे कोई खतरा नहीं फील हो रहा। तो इसीलिए अमेरिका ने पहले लोगों को खतरा फील करवाया, एक घोस्ट क्रिएट किया, द रेड घोस्ट, और जिसका नाम रखा गया यूएसएसआर। और उस रेड घोस्ट से डराने का मॉडल कहलाया कोल्ड वॉर। कम्युनिज्म का खौफ दिलाकर यूएसएसआर के खिलाफ एक फॉरएवर वॉर इकोनॉमी का फाउंडेशन रखा गया, जिससे मिलिट्री स्पेंडिंग को यूएस इकोनॉमी का बैकबोन बनाया गया। अब अगर इस बात से आप कन्विंस नहीं हो रहे तो इस बात की जो चेतावनी है वो खुद 1961 में प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने अपनी फेयरवेल स्पीच में भी दी थी। आप इंटरनेट पे खोल के चेक कर सकते हैं। We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. अब 1950s में अमेरिका ने अपने लोगों को डराया कि भाई कम्युनिस्ट आपके फ्रिज में आके वोडका पी जाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या सच में यूएसएसआर इतना खतरनाक था? दोस्तों, 1991 के सोवियत कोलैप्स के बाद CIA ने बात खुद एक्सेप्ट करी कि यूएसएसआर की इकोनॉमी तो इटली से भी कमजोर थी। अब लड़ने के लिए इकोनॉमी और पैसा तो चाहिए ना। अब अगर यूएसएसआर के पास ये दोनों ही नहीं थे तो फिर क्या बात थी यार। लेकिन इस नैरेटिव से डर बिक चुका था
चाहे फिर वो कोरियन वॉर हो या वियतनाम वॉर हो, अमेरिका ने एक साइड चुन लिया और हथियार पहुंचाने लगा। इसके अलावा अमेरिका फर्स्ट को छोड़ते हुए वो वियतनाम वॉर में तो खुद भी इन्वॉल्व हो गया। 1964 में यूएस ने यह क्लेम किया कि वियतनाम ने उनके शिप्स पर अटैक किया, लेकिन रियलिटी 2005 में एनएसए ने यह खुद एडमिट किया कि अटैक कभी हुआ ही नहीं था। पर इस नैरेटिव के बेसिस पर कांग्रेस ने वॉर अप्रूव कर दिया। अब सवाल है क्यों? क्योंकि दोस्तों बेल हेलीकॉप्टर्स को 5000 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर देना था, और आप, मैं और हम सब लोग, हमें लगा कि वॉर कम्युनिज्म से लड़ने के लिए था। इसके बाद 11 सितंबर 2001 को दुनिया बदल जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि 12 सितंबर 2001 को अमेरिका की सबसे बड़ी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉकहीड मार्टिन का स्टॉक 30% अप हो गया था। दरअसल वॉर ऑन टेरर शुरू होते ही एक नया कस्टमर बेस मिल गया और फेयरफुल अमेरिकन्स के टैक्स के पैसे को दबा के खर्चा गया। 2003 में अमेरिका ने इराक को डेमोक्रेसी लाने के लिए इन्वेड किया। याद रखिएगा, डेमोक्रेसी। पॉल वॉल्फविट्ज ने अपनी अमेरिकन मीडिया को यूएस की जनता को कन्विंस करने के लिए डर फैलाने के लिए कहा। बट असली मुद्दा था कि सदाम हुसैन के इराक के ऑयल फील्ड्स को हासिल करना था। सीआईए के मोल कर्वबॉल ने बाद में यह खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने WMDs के बारे में झूठ बोला था। तो दोस्तों, ऐसे में अगर हम कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी निकालें तो $8 ट्रिलियन यूएस ने खर्च करे, हार्वर्ड की स्टडी कहती है। ह्यूमन कॉस्ट 4500 यूएस सोल्जर्स मरे, 3 लाख इराकीज मरे, और विनर ना तो अमेरिका हुआ ना ही इराक, बल्कि इस वॉर का असली विनर बना डिफेंस कंपनी हेलिबर्टन, जिसको वॉर के दौरान नो बिड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की हर वॉर के पीछे क्लियर नैरेटिव होता, ऑयल, आर्म्स और प्रॉफिट। अमेरिका के लिए ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जिसमें ह्यूमन सफरिंग एक प्रोडक्ट है और वॉर्स एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब अगर सॉल्यूशन के लिए इसके रिवर्स जाके सोचें कि अगर अमेरिका कल से वेपन्स बनाना बंद कर दे और बेचना बंद कर दे तो क्या सब सही हो जाएगा? अगेन द आंसर इज अ बिग नो। बल्कि इससे दोस्तों उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री हर साल लगभग $700 बिलियन कंट्रीब्यूट करती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। 2025 का डिफेंस बजट 1010 बिलियन का था, जो दुनिया के सबसे बड़े बजट्स में से एक है, और चाइना, इंडिया और रशिया के कंबाइंड बजट से 3 गुना ज्यादा है। यूएस डिफेंस सेक्टर 25 लाख लोगों को डायरेक्टली जॉब देता है और 47 लाख लोग इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। अब ये 7 मिलियन का कंबाइंड नंबर यूएस डिफेंस सेक्टर को एक मेजर एम्प्लॉयर बनाता है, और वर्कफोर्स टेस्ला, एप्पल और गूगल के कंबाइंड एम्प्लॉयज से भी ज्यादा है। उसके बाद आती है दोस्तों लॉबिंग पावर, जो पॉलिटिकली इसे कभी होने नहीं देती। सिर्फ टॉप 5 डिफेंस लॉबिस्ट, जिनमें से 3 फेमस हैं, लॉकहीड मार्टिन, रेथन और बोइंग, उन्होंने 2022 में यूएस कांग्रेस को $2.1 बिलियन की लॉबिंग डोनेशंस दी, जो हेल्थ केयर लॉबिस्ट से 5 गुना ज्यादा था। इसके बाद दोस्तों अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग उनके मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को भी फ्यूल करती है। यूएस आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, जो ग्लोबल आर्म ट्रेड का 40% कंट्रोल करता है। अमेरिका के आर्म्स एक्सपोर्ट्स का 70% हिस्सा सिर्फ मिडिल ईस्ट में जाता है। 2020 से 2023 के बीच $159 बिलियन के आर्म्स एक्सपोर्ट हुए, जो वहां जाकर तो लोगों को मारकर उनके घर उजाड़ते हैं, पर यूएस में अमेरिकन्स को जॉब देकर उनके घर चलाते हैं। उससे यूएस की इकोनॉमी में टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इसके बाद इसका जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी है। अमेरिकन अलाइज जो अपने अपने एरिया में अमेरिकन वेपन्स के सर पर दूसरों से पंगा लेके बैठे हैं, तो अगर कल से अमेरिका अपनी आर्म सेल बंद कर दे तो सबसे बड़ा शॉक इन अलाइज को होगा, जो यूएस मेड वेपन सिस्टम पर हेवीली डिपेंडेंट है। रशिया और चाइना जैसे कॉम्पिटिटर्स अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स में और वॉर्स को क्रिएट करके इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ डज इट इंपैक्ट अस? तो देखिए, इसको 2 केस स्टडी से समझते हैं। दोस्तों, 1990s के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ फाइट के नाम पर $5 बिलियन दिए, लेकिन रियलिटी ये फंडिंग एलईटी और जैश ए मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप्स के पास पहुंच गए, और यही ग्रुप्स आज भी भारत के अगेंस्ट एक्टिव है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान सीजफायर के टाइम भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की फंडिंग दी। नाउ वाज इट पॉसिबल विदाउट अमेरिका? अगेन द आंसर इज अ बिग नो। लेकिन आयरनी की बात यह है दोस्तों कि भारत भी अभी इस गेम का हिस्सा बन चुका है। 2023-24 में इंडिया ने यूएस से MQ-9B ड्रोन्स खरीदने के लिए $3.5 बिलियन का डील किया। पर ये ड्रोन्स हम कहां डिप्लॉय करेंगे? हमारे मणिपुर जैसे रीजन्स में सर्वेलेंस के लिए, या पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जहां आयरनी की बात यह है कि अमेरिका साथ ही साथ पाकिस्तान को भी आर्म कर रहा है।
2022-23 में यूएस ने पाकिस्तान को $450 मिलियन का F-16 अपग्रेड पैकेज दिया। हाँ, वही F-16 जो 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ यूज किया गया। तो यहां भी अमेरिका दोनों तरफ आर्म सप्लाई करके टेंशंस को फ्यूल कर रहा है और अपने प्रॉफिट्स कमा रहा है। तो एक तरफ हम ड्रोन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट हो रहे हैं और दूसरी तरफ वही अमेरिका हमारे दुश्मन को इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन कर रहा है। क्या यह हमारी सॉवरेनिटी के साथ एक मजाक नहीं है? कमेंट्स में जरूर बताइए। एग्जाम्पल नंबर 2, मणिपुर वॉयलेंस। आपको मणिपुर के प्रोटेस्ट और क्लैशेस तो याद ही होंगे। यहां एक और शॉकिंग बात सामने आती है। देखिए, मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट में इजरायली टेबर राइफल्स यूज होते थे। याद रखिएगा इनका नाम, इजरायली टेबर राइफल्स। और ये राइफल्स इनडायरेक्टली अमेरिका फंडेड इजरायली वेपन्स जो भारत में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। अब एक सीधा कनेक्शन आता है, यूएस टैक्स डॉलर्स, वहां से इजरायली वेपन्स और यहां पे इंडियन सिविलियन कैजुअलिटीज। अमेरिका के आर्म मैन्युफैक्चरर्स यहां डबल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। पहले इजराइल को वेपन्स बेच दिए, वही वेपन्स भारत के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके बाद आप भारत को सिक्योरिटी के नाम पे और वेपन्स बेच रहे हैं। दोस्तों, 2024 तक भारत के डिफेंस इंपोर्ट्स का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर रहा है। ये वही पैसा है जो अगर हम अपने आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन में लगाते तो आज हमारे पास खुद की एडवांस टेक्नोलॉजी होती। हमने यूएस जैसे न जाने कितने भारतीयों को जॉब प्रदान की। ये पैसा अगर इसरो को दिया होता तो हम चंद्रयान 5 लॉन्च कर चुके हैं। ये वही पैसा है जो अगर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या हेल्थ केयर में लगता तो हम दुनिया के टॉप नेशंस की लिस्ट में हैं। पर रियलिटी क्या है? हम अपनी सॉवरेनिटी के नाम पर उन्हीं अमेरिकन लॉबीज के वॉर मशीन का एक पपेट बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह अगर देखा जाए तो अमेरिका आज अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पॉलिटिक्स में फ्रीली काम नहीं कर पा रहा। अमेरिकन लीडर्स और अमेरिकन पॉलिटिशियंस पूरी तरह से इस इजरायली लॉबी और आर्म्स लॉबी के चंगुल में फंस चुके हैं, क्योंकि ये लॉबी इतनी पावरफुल है कि आज अमेरिका में उनके खिलाफ जाना अपने पॉलिटिकल करियर को बर्बाद करने जैसा। तो दोस्तों, ऐसे में इंडिया जैसा देश जो एक तरह से अमेरिका का लाई है, उसे अमेरिका के साथ अपनी पॉलिसीज को किस तरह बनाना चाहिए ताकि हम अमेरिकी लॉबी के इफेक्ट का असर भारत पर ना पड़ने दें। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।